सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित संस्थाएं जहाँ परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उनमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा जो है मृदा विज्ञान से पूछे गए प्रश्न, और उस मृदा विज्ञान में जो है ये चैप्टर जो है चल रहा है पोषक तत्व खाद एवं उर्वरक के से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से जो है मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको अंदाजा लगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, आपको पढ़ना क्या क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ बने रहें। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? बाग में, किसी भी बाग में हो, बाग में दीमक कह रहा है, बाग में दीमक से बचाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कह रहा बाग में दीमक से बचाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अलसी की खली, बी कह रहा है सरसों की खली, ठीक। और सी क्या कह रहा है? नीम की खली, और डी कह रहा है अरंडी की खली। तो किसका प्रयोग करते हैं? नीम की खली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नीम की खली। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, इसी का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, नीम की खली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हरी खाद क्या कह रहा है? हरी खाद गेहूं गेहूं फसल चक्र की फसल चक्र की फसल सघनता कितनी होती है? ये इस क्वेश्चन से आप पढ़ें, सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो कई क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कितना होता है, तो वो जो है होता है कितना? 2 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष, 200 की जगह मैं 200 वर्ष लिख रहा हूँ। 200 कितना? 200 100। फिर सी कह रहा है 150%, फिर डी कह रहा है 300%। तो हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल संगठन कितनी होती है? 100% होती है। कितना होती है?
100%। तो फसल सघनता का जो सूत्र है वो यही है, फसल सघनता बराबर, मिटा के कर दें, नहीं जगह नहीं रह जाएगा उधर, आप इसको नोट कर लीजिए 100%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये होता क्या है, फसल चक्र सघनता कह रहा है, फसल चक्र सघनता बराबर कह रहा है फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या प्लस फसल चक्र, क्या कह रहा है, फसल चक्र वर्ष, मतलब कितनी फसल ली जा रही है और कितने वर्ष के लिए। फसल चक्रों में फसलों की संख्या प्लस फसल चक्र वर्ष गुणे 100, कितना गुणे 100 होता है, गुणे 100 गुणे 100 बटे सॉरी ये नहीं, प्लस नहीं होगा, गलत हो गया। ये फसल चक्र में फसलों की संख्या और गुणे 100, ठीक है, गुणे 100 बटे फसल चक्र के वर्ष, यहां नीचे होगा फसल चक्र के वर्ष, मतलब जो फसल हम ले रहे हैं वो, और उसको कितने वर्ष के लिए उगाया जा रहा है। जैसे गेहूं है तो 1 वर्ष, धान है तो 1 वर्ष, गेहूं और गन्ना है तो 2 वर्ष, इस तरीके से। तो आपका ये होगा, क्या होगा, हरी खाद जो है उसका वर्ष काउंट नहीं होता है, जो हरी खाद के लिए फसल उगाई जाती है उसका वर्ष काउंट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका 0 + 1, क्योंकि गेहूं के लिए 1 वर्ष बटे 1 गुणे 100 बराबर 0 + 1 बटा 1 गुणे 100। ये इससे कट गई है, इससे। तो आप इसको फसल ये नोट कर लीजिए कि आप जो हरी खाद ले रहे हैं उसको 2 फसल में नहीं, उसका फसल जोड़ा ही नहीं जाता है। या अरहर के साथ अगर उर्द को ले रहे हैं तब भी अरहर ही केवल जोड़ी जाएगी, उर्द नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से क्या हुआ, ये 100% हो रहा है, कितना 100%, क्योंकि केवल गेहूं एक फसल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दलहनी फसल, क्या कह रहा है, दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा बीज की कितनी मात्रा, क्या कह रहा है, बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम कल्चर, 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर से राइजोबियम कल्चर
से उपचारित किया जाता है, से उपचारित किया जाता है। दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए 10 kg, बी 20 kg, सी 5 kg, डी 15 kg। तो कितना है इसका आंसर? आंसर इसका होगा 10 kg। ठीक है, एक पैकेट 20 से 10 kg जो है दलहनी फसल की जो बीज होती है उसका उपचारित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर, उसको हम लिखाएंगे नहीं, बहुत बार लिखा चुका हूं। तो कह रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग जो है धान की फसल में नाइट्रोजन के लिए किया जाता है, और अजोला जो एक फर्न है जिसका प्रयोग जो है धान की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसका? बीजी और अजोला का। अजोला क्या है? एक फर्न है। ठीक है, ठीक। चार, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोत्तम हरी, क्या कह रहा है? सर्वोत्तम हरी खाद की फसल, सर्वोत्तम हरी खाद की फसल कौन सी है? कह रहे कि सर्वोत्तम हरी खाद की फसल कौन सी है? कह रहा है ऑप्शन ए ढैंचा, सनई, ग्वार। कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। सर्वोत्तम हरी खाद की फसल कौन है? तो हरी खाद की फसल कौन सी है? वो आपका ढैंचा है। आप इसको नोट कर लीजिए, ढैंचा जो है हरी खाद की फसल है। जो कि कितना करता है? 133 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता या करती है। ठीक है, ये जो है ढैंचा की एक हेक्टेयर फसल का जब हम उत्पादन करते हैं हरी खाद के लिए, तो जो है इसको जब पलटते हैं, जब सड़ती है, सड़ने के बाद जो है 133 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है, और यही पूछ लेता है, इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर चुके होंगे। यही पूछ रहा है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सी फसल करती है? सर्वाधिक नाइट्रोजन का स्थिर, क्या कह रहा है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सैंजी करती है। क्या? कौन सी? सैंजी हरी खाद की फसल, सैंजी हरी खाद की फसल करती है। कितना करती है? 230 से
240 kg पर हेक्टेयर। कितना? नोट कर लीजिए कि सैंजी जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, 230 से 240 kg पर हेक्टेयर, और ढैंचा जो है 133 kg पर हेक्टेयर करता है। आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने से गुजरा होगा। संभवतः ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो खेती से उसका संपर्क हो और वो ना जानता हो इसके बारे में। खैरा रोग किस तत्व की कमी से लगता है? तो वो जिंक की कमी से लगता है खैरा रोग। खैरा रोग जो है जिंक पोषक तत्व की कमी से लगता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका आप बता ही नहीं सकते कितना बार ये पूछा गया है, इसलिए इसको तो आप इसको नहीं, ये नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। एजोटोबैक्टर क्या कह रहा है? एजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं किसमें प्रयोग करते हैं? धान, कपास, गन्ना। धान, कपास, गन्ना, डी कह रहा है उपयुक्त सभी में। एजोटोबैक्टर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो धान में भी, कपास में, गन्ना में प्रयोग सभी में किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आलू में भी करते हैं, सूर्यमुखी में भी करते हैं, ये उत्पादन को बढ़ा देता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि दलहनी फसलों में राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरीके से इसमें जो है अन्य फसलों में एजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पूछ लेगा तो आपको इसको करना है, इसको रटना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है? धान में कौन सी बीमारी नहीं लगती है? कह रहे कि धान में कौन सी बीमारी नहीं लगती है? ऑप्शन ए टुंग्रो वायरस। क्या कह रहा है? टुंग्रो वायरस। बी कह रहा है टिक्का, तो आप जान ही गए होंगे। सी कह रहा है खैरा, और डी कह रहा है ब्लास्ट। तो टिक्का जो है धान का रोग नहीं है, ये किस में लगता है? ये मूंगफली में लगता है, ठीक है। ये मूंगफली का रोग है टिक्का रोग, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अभी मैंने आपको बताया एजोला के बारे में, किसमें प्रयोग किया जाता है, तो उस क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो इसलिए एजोला और बीजीए जो है धान में प्रयोग किया जाता है। किसमें? धान में प्रयोग किया जाता है। आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत पूछा जाएगा एजोला और बीजीए के बारे में, ब्लू ग्रेन एल्गी के बारे में बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी
प्रक्रिया कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है। सतत या टिकाऊ नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है। ऑप्शन ए जैव उर्वरक का प्रयोग, जैव उर्वरक का प्रयोग। बी कह रहा है गोबर खाद का प्रयोग, गोबर खाद का प्रयोग। सी क्या कह रहा है यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग, कह रहा है यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है संतुलित उर्वरक, क्या कह रहा है संतुलित उर्वरक का, संतुलित उर्वरक का प्रयोग। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है। तो ये देख लीजिए कौन सा है, सी यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग जो है संतुलित या टिकाऊ प्रक्रिया नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार मैंने लिखा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड का अन्य नाम क्या है। पोटेशियम क्लोराइड जो उर्वरक है उसका अन्य नाम क्या है, तो आप उसको अलग पन्ने से लिख लीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, तो वो होगा पोटेशियम क्लोराइड का जो अन्य नाम है वो है म्यूरेट ऑफ पोटाश। कितना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। उसमें जो है 60% पोटाश पाया जाता है और ये कुछ फसलों में प्रयोग नहीं की जाती है, जैसे आलू, टमाटर, चुकंदर, तंबाकू, इन सब फसलों में इसका प्रयोग नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, कह रहा है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दलहनी फसलें, क्या कह रहा है दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक, कह रहा है दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं। कह रहा है कि दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं। कह रहा है ऑप्शन ए पोटाश, बी नाइट्रोजन, सी जो है फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस, और डी कह रहा है जिंक। तो दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं, तो वो फास्फोरस अधिक पसंद करती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसलिए पसंद करती हैं कि जो दलहनी फसल होती हैं उनकी जो जड़ होती है उसमें ग्रंथि होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला। कौन सा, नाइट्रोजन। जैसे देखिए ये जो है, मान लीजिए कोई दलहनी फसल का पौधा है, तो इसमें ऐसे 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 आप पाएंगे, जब उखाड़ेंगे तो उस पर नोड्यूल्स पाएंगे। तो इसका विकास जो है, इसका अधिक विकास करने के लिए फास्फोरस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अब आप जान लीजिए
कि फास्फोरस की कमी होगी तब भी पौधा नाइट्रोजन का फिक्सेशन कम करेगा। अगर मृदा में फास्फोरस की कमी है, पौधे की पोषण के लिए फास्फोरस का जो है कम हुआ तो ये विकास नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कम होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फास्फोरस इसकी वृद्धि के लिए, नोड्यूल्स की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में आता है। तो हमने आपको लिखा दिया था 8, 6, 14, 3, 17 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है प्राथमिक पोषक तत्व, और द्वितीय या बृहद पोषक तत्व जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बाकी 8 जो और हैं, जैसे जिंक जो है, जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया, तांबा हो गया, ये जो है मैग्नीज हो गया, ये सब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिएगा। खास करके जिंक ही दिया रहेगा इसमें, ये आप जान लीजिए कि जिंक, लोहा, कैल्शियम तो इधर होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तो द्वितीय में होगा। खास करके जिंक और लोहा देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो आप जान लीजिए, उसको पहचानिएगा। कह रहा है दलहनी फसलों, क्या कह रहा है, दलहनी फसलों की जड़ की गांठ में, क्या कह रहा है, दलहनी फसलों की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन का संश्लेषण, नाइट्रोजन का संश्लेषण कौन सा पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व सुगम बनाता है। कह रहा है कि दलहनी फसलों की जड़, दलहनी फसलों की जड़ की गांठ में या ग्रंथि कह लीजिए, वो एक ही चीज हो गया, नाइट्रोजन संश्लेषण को कौन सा पोषक तत्व सुगम बनाता है। कह रहा है ऑप्शन ए बोरान, बी कॉपर, सी मॉलिब्डिनम, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डिनम, और डी कह रहा है लोहा। तो कौन बनाता है, मॉलिब्डिनम जो है सुगम बनाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आप इसको, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये टेक्निकली क्वेश्चन है जो है, क्योंकि इनसे जो है नाइट्रोजन का भी प्रभाव पड़ता है। 12 कह रहा है। लोहा, क्या कह रहा है, लोहा, लोहा एक महत्वपूर्ण, क्या कह रहा है, एक महत्वपूर्ण अवयव किसका है, अवयव किसका है, ठीक है। लोहा एक महत्वपूर्ण अवयव किसका है। कह रहा है फेरिडॉक्सिन, क्या है, ऑप्शन एक फेरिडोक्सिन, क्या कह रहा है, फेरिडोक्सिन,
सी कह रहा है, बी कह रहा है साइटोक्रोम, रिडोक्सिन साइटोक्रोम्स, और सी कह रहा है सीरोहेम। क्या कह रहा है? सीरोहेम का साइटोक्रोम्स, सीरोहेम का, फेरिडॉक्सिन का, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी का। ठीक है, तो लोहा एक महत्वपूर्ण अवयव किसका है? फेरिडॉक्सिन का भी है, साइटोक्रोम्स का भी है, और सीरोहेम का भी है। तो आपका क्वेश्चन डी सही, उपयुक्त सभी का। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या करता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इन सब में जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम्स और सीरोम्स, ये जो आदि जो होते हैं, इनमें जो है फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स में जो है ये प्रकाश का संश्लेषण जो होता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो है, आप अगर छोटी छोटी बातें जो भी मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, उसको भी नोट करते चलेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती, क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती से पौधे की ओर, पत्ती से पौधे के ओर, पत्ती से पौधे की ओर, पौधे की और, पत्ती में बनता है, पत्ती से पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंच पाता, और जगहों पर नहीं पहुंच पाता है। क्या कह रहा है? और जगहों पर नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एफी। बी क्या कह रहा है? जो है जेडीएन। सी, जेडीएन माने जिंक, एफी माने फेरस, जेडीएन और बीओ, बीओ की जगह बी केवल लिखा जाता है। बोरान क्या कह रहा है? बी, बोरान, और डी क्या कह रहा है? एम एन यानी मैग्नीज, एम एन। तो कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पौधों से, पत्ती से पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंच पाता है। तो ये क्या है? बोरान की कमी से। कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पौधों से, पत्ती से पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंच पाता है? तो बोरान की कमी से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये शर्करा का संचालन करता है या शर्करा के संचालन में सहायता करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि बोरान की कमी से जो है, जो कार्बोहाइड्रेट पत्ती में बनता है वो पौधे के अन्य जगह नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए
ये और चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में कि बोरान और क्या क्या करता है। बोरान जो है और क्या क्या करता है। बोरान जो है, बोरान दलहनी फसलों की क्या कह रहा है, दलहनी, बोरान जो है दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, देखिए बोरान का एक काम ये भी है। दूसरा, बोरान क्या करता है, बोरान कैल्शियम और पोटेशियम, क्या कह रहा है, बोरान कैल्शियम और पोटेशियम के, कैल्शियम एवं पोटेशियम के सीए, कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। क्या करता है, बोरान जो है कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। बोरान और क्या करता है, बोरान डीएनए, आरएनए, एटीपी, क्या कह रहा है, बोरान डीएनए, आरएनए, एटीपी, पैक्टिन व प्रोटीन के संश्लेषण, क्या कह रहा है, पैक्टिन व प्रोटीन के संश्लेषण, क्या कह रहा है, पैक्टिन व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, सहायक है। ठीक है, और चौथा क्या कह रहा है, बोरान, कल मैंने लिखा है लेकिन आज भी लिखा दे रहा हूं, बोरान क्या है, बोरान जो है परागण एवं प्रजनन क्रिया में सहायता करता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा हर हाल में। तो कार्बोहाइड्रेट को तो मैंने बता दिया आपको कि पत्ती से पौधों की तरफ क्यों नहीं जाता है, किसकी कमी से नहीं जाता है, तो बोरान की कमी से। तो बोरान के और भी बहुत कार्य हैं लेकिन मैं कुछ कार्य को यहाँ लिखा दे रहा हूँ। बोरान दलहनी फसल के जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायता करता है। बोरान कैल्शियम और पोटास के अनुपात को नियंत्रित करता है। बोरान डीएनए, आरएनए, एटीपी, पैक्टिन और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, नहीं सहायता करता है। और जो बोरान जो है परागण एवं प्रजनन क्रिया में सहायता करता है या सहायक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जैव उर्वरक क्या है। कह रहा है जैव उर्वरक क्या है। कह रहा है जैव उर्वरक क्या है। कह रहा है
ऑप्शन ए हरी खाद, हरी खाद। फिर बी कह रहा है जीवांश खाद। क्या कह रहा है? जीवांश खाद। फिर सी कह रहा है सूक्ष्म जीवों का कल्चर। क्या? सूक्ष्म जीवों का कल्चर। ठीक है। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक जो है सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। जीवांश खाद नहीं है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। देखिएगा इस दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए कि जैव उर्वरक क्या है? सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पौधों में पीलापन होता है। पौधों में पीलापन, पौधों में पीलापन किसके कारण होता है? कह रहा है पौधों में पीलापन किसके कारण होता है? कह रहा है ऑप्शन ए नाइट्रोजन की कमी से। बी कह रहा है ऑक्सीजन की कमी से। फिर सी कह रहा है प्रकाश की कमी से, प्रकाश की कमी से। और डी कह रहा है जीवाणु से। किससे? जीवाणु से। तो पौधों में पीलापन किसके कारण होता है? तो वो प्रकाश की कमी से। अब आप कहेंगे प्रकाश की कमी से कैसे होता है? इसको तो नाइट्रोजन की कमी से होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकाश की कमी से ऐसा होता है कि आप देखे होंगे जब पौधा, किसी भी पौधे की जो फसल होती है, वो जो है किसी पौधे को आप मिट्टी से दबा देंगे तो उसमें पीलापन आ जाता है। अक्सर गांव में देखिए खेती के जो बच्चे किसान के घर के होंगे वो अक्सर जानते हो कि जब पौधा मिट्टी के नीचे दब जाता है तो पीला हो जाता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण उसमें नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वो पीला हो जाता है। ठीक है। प्रकाश की कमी से पीला पौधा, पूरा पौधा होगा, जितना मतलब दबा हुआ रहता है भाग उतना तो पीला ही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो यहाँ कह रहा प्रकाश की कमी से। और नाइट्रोजन की कमी से पत्ती का भाग पीला होता है, ना कि पूरा पौधा पीला होगा। ठीक है। पत्ती का भाग होगा। किसी पोषक तत्व की कमी से पूरे प्लांट पे नहीं असर दिखाई पड़ता है, वो पत्तियों पे दिखाई पड़ता है। पौधों की पत्तियों की, किसी का टिप पे होता है, किसी के किनारे होता है, किसी का नीचे होता है, किसी के सेंटर में होता है। इस तरीके से लक्षण होते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, एक पेड़ का रहता है, उस पर पूरी पत्ती होती रहती है, उसमें दिया रहता है कि किस पोषक तत्व की कमी से क्या पौधे में कौन सा रोग होता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कृषि में नाइट्रोजन का सबसे उपयोगी या सबसे बड़ा स्रोत, सबसे उपयोगी स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत या सबसे उपयोगी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए DAP, DAD नहीं, DAP, ठीक है। ऑप्शन बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सी कह रहा है यूरिया और डी कह रहा है FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर। क्या कह रहा है? FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर, डाई अमोनियम फास्फेट। तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो सबसे उपयोगी स्रोत यूरिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब DAP में जो है, DAP में 18% नाइट्रोजन, ठीक। और कैन में जो है 25% नाइट्रोजन, यूरिया में 46% नाइट्रोजन, फार्म यार्ड मैन्योर में 0.5% नाइट्रोजन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि किसमें कितना परसेंट मिलता है। ये सब पोषक तत्व तो मैंने लिखा दिया, आप इसको नोट करते चलिए, इसको रट डालिए। ये सब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, किसके प्रयोग से, किसके लगातार प्रयोग से कह रहा है, किसके लगातार कंटिन्यूअस यूटिलाइज से प्रयोग से मृदा जो है अम्लीय हो जाती है। कह रहा किसके प्रयोग से मृदा जो है अम्लीय हो जाती है। कह रहा है ऑप्शन ए जस्ता, फास्फोरस, जल, सी क्या कह रहा है, जल, और डी कह रहा है यूरिया। तो किसके लगातार प्रयोग से मृदा जो है अम्लीय हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो वो है यूरिया, ऑप्शन डी सही है। यूरिया के प्रयोग से मृदा जो है अम्लीय हो जाती है। क्योंकि यूरिया क्या है ना, यूरिया जो है अम्लीय, यूरिया जो है अम्लीय गुण का होता है, अम्लीय गुण का होता है, यूरिया जो है अम्लीय गुण का होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए। देखिए कल क्वेश्चन, कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है जो पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक तो नहीं है लेकिन उपयोगी या लाभदायक है। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं है। आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। उन आवश्यक पोषक तत्वों में नहीं है लेकिन पौधों के लिए उपयोगी अथवा लाभदायक है। तो कौन सा है? सोडियम है। कौन सा? सोडियम। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किसान खाद किसको कहते हैं? तो कल भी मैंने लिखा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को यानी केन को जो है किसान खाद कहते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करते जाइए। सब्जियों के लिए ये जो है बहुत ही उपयोगी खाद होती है, कैन खाद, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। पूछ रहा है इनमें से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है। इनमें से कौन सा तत्व मुख्य पोषक तत्व है। कौन सा तत्व मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। कह रहा है कौन सा तत्व मुख्य जो है पोषक तत्व है। ऑप्शन ए बेनेडियम, बी बेनेडियम, बी जो है Mg, Cu कॉपर और डी Fe यानी फेरस, Cu, ठीक है। तो इनमें से कौन सा तत्व मुख्य पोषक तत्व है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, 3 मुख्य यानी द्वितीय पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व 17 हैं। तो आप जो है कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम को बृहद या द्वितीय पोषक तत्व में कर सकते हैं और ये बाकी जो है 8 में से तीनों है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ठीक है। आप जो है जान लीजिए इसको। सत्रह के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18, कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप नाइट्रोजन, कह रहा है कौन सा पोषक तत्वों का ग्रुप नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिक्सेशन कह लीजिए में भाग लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए PSCO, बी कह रहा है P फास्फोरस, मॉलिब्डेनम और कोबाल्ट। सी कह रहा है फास्फोरस, सल्फर, मॉलिब्डेनम और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन से पोषक तत्व का ग्रुप
नाइट्रोजन यानी समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। तो कौन लेता है? ऑप्शन बी आपका सही है, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम और कोबाल्ट। अभी फास्फोरस और मॉलिब्डेनम को हमने बताया है, और कोबाल्ट भी जो है उनके नीडल्स में स्थिरीकरण नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये करता क्या है कि सूक्ष्म विटामिन B12 जो है और सूक्ष्म जीवाणु के जो उपापचय क्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है किस, अगला क्वेश्चन हमने कल बताया है, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे। और इस क्वेश्चन को अलग से पन्ने पे आप लिख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कह रहा है कि जो है अगला क्वेश्चन, किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? आप इसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिए। कई बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप खोज लीजिएगा। फिर कह रहा है कि फास्फोरस की उपयोगिता कितने पीएच पर अधिक होती है? कितने पीएच पर बढ़ती है या अधिक होती है? तो 6.5 से 7.5 पर मोस्टली जो उर्वरक हैं उनकी पीएच की जो है उपलब्धता या उपयोगिता अधिक होती है। ठीक है, तो मैं आपको जो है लगभग जो भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उनका लिख दे रहा हूं, आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, 6.5 से 7.5 के बीच रहती, 6.5 पर जो है, यानी 6.5 पर फास्फोरस पीएच पर, 6.5 6.5 पीएच पर उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही 7.5 होगी, 7.5 पीएच घटना शुरू हो जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हम आपको जो है कुछ पोषक तत्व हैं जिनका हम पीएच पे 32 पीएच पे इनकी उपयोगिता बढ़ती है, आपको हम नोट करा दे रहे हैं। ठीक है, पोषक तत्व की उपयोगिता पीएच मान। ठीक है, आप जो है क्रम संख्या पोषक तत्व पीएच मान। ठीक, आप जो है मैं लिखते जा रहा हूं, आप लिख जाइएगा। अभी मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। एक, नाइट्रोजन 2, फास्फोरस 3, पोटास 4, कैल्शियम 5, मैग्नीशियम 6, सल्फर या गंधक, इसको गंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक, सल्फर गंधक। ठीक है, सल्फर गंधक, लोहा, क्या कह रहा है? लोहा। ठीक, 6 से 7, 6.5 से 7.5,
ये कह रहा है पोटास, पोटास कह रहा है 6.5 से 10.5, ठीक है, 6.5 से 10.5। कैल्शियम 7.5 से 8.5 और मैग्नीशियम कह रहा है 7.5 से 8.5। सल्फर, सल्फर जो है 6 से 10। लोहा जो है 4 से 6। लोहा के बाद आपका होगा जो है फिर इधर क्रम संख्या पोषक तत्व और पीएच मान, ठीक है, क्रम संख्या। आठ, मैग्नीज, मैग्नीज जो है 5 से 6.5, ठीक है, 5 से 6.5 मैग्नीज हो गया। उसके बाद तांबा, तांबा जस्ता, तांबा के बाद जस्ता, जस्ता, फिर बोरान, मोलिब्डेनम, ठीक है। तांबा जस्ता बोरान 5 से 6.5। बोरान कितना है 5 से 7, ये 7 से 10, कितना है 7 से 10। तो देखिए ये सभी पोषक तत्व जो हैं 12 जो पोषक तत्व हैं 12, इनमें जो है हम बता रहे हैं आपको जो है पोषक तत्व। देखिए नाइट्रोजन 6 से 7 पीएच मान पर इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, बढ़ती है। और फास्फोरस 5.5 से 7.5, पोटास 5.5 से 10.5, कैल्शियम 7.5 से 8.5, मैग्नीशियम 7.5 से 8.5, सल्फर जो है 6 से 10, लोहा 4 से 6, मैग्नीज 5 से 6.5, तांबा 5 से 6.5, जस्ता 5 से 6.5 पीएच, बोरान जो है 5 से 7 और मॉलिब्डेनम 7 से 10। आप इसको नोट कर लीजिए। जो है ये इस पीएच मान अगर पूछता है तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लिखा दें, समय हो गया है काफ़ी, सिर्फ एक क्वेश्चन और जल्द से आपको लिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? कौन सा अम्ल कह रहा है, कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है। कह रहा है कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पायरो
पायरोगोलिक अम्ल, पायरोगोलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और सी कह रहा है साइट्रिक अम्ल, और डी कह रहा है एसिटिक अम्ल। क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, कह रहा है कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? तो पायरोगोलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो पायरोगोलिक अम्ल जो है ऑक्सीजन को सोख लेता है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ठीक। तो हमने आज आपको जो है 20 क्वेश्चन तो सॉल्व कराया है, लेकिन इसका जो कंटेंट आप देखेंगे तो कम से कम 40 क्वेश्चन जाएगा आपका। हमने 40 क्वेश्चन तैयार करा दिया है 20 क्वेश्चन के माध्यम से। 40 क्वेश्चन से कम नहीं आपका तैयार हुआ होगा। तो आप जो भी मैंने लिखाया है, जो भी बताया है या मुंह से बताया है, उस सबको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है पोषक तत्व से। कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही पोषक तत्व से, चाहे वो बीमारी पूछ ले, चाहे वो परसेंटेज पूछ ले, मतलब चाहे और कोई टेक्निकली पूछ ले, रोल पूछ ले उनका। इस तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है बनता है पोषक तत्व से। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।